नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अभ्यास प्रश्न सीरीज 13 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर तथा उनकी व्याख्या। तो आइए हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न सीरीज 13। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, तेंदुलकर कमेटी यानी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि सन 2004-5 में भारत की गरीबी, जिसे उस समय 27% मापा गया था, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गई और वास्तविक गरीबी 37% थी। भारत में गरीबी के इन दो विरोधाभासी मापों में पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? अर्थात जब सरकार ने गरीबी मेजरमेंट किया तो वो कितनी थी? 27% थी, गवर्नमेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट का पहले का मेजरमेंट था। जब तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी मेजरमेंट किया तो कितनी निकली? 37% निकली, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी। तो आखिर ये 27 और 37 के बीच डिफरेंट का कारण क्या था, ये प्रश्न पूछ रहा है। सरकार ने जो पहला गरीबी मेजरमेंट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 27% लोग गरीब हैं, लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट लगाई और इन्होंने गरीबी मेजरमेंट किया तो इनकी रिपोर्ट में 37% लोग भारत के गरीब निकले। तो आखिर ये 10% जो गरीब बढ़े, क्यों बढ़े, इसका कारण क्या था? तो पहला कारण था, उस समय एकत्र किए गए आंकड़ों में एक विसंगत थी, यानी जब सरकार ने गरीबी काउंट किया तो एक विसंगत थी, ये ऑप्शन करेक्ट है। कि दूसरा, नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कैलोरी जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी को मेजरमेंट कर रही थी, इसलिए प्रॉब्लम थी। विश्व बैंक द्वारा गरीबी की कैलोरी परिभाषा बदल दी गई थी। जो हम अधिकतर मेजरमेंट क्या करते हैं, गरीबी को कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं, 2100-2400 कैलोरी, ठीक है। तो वो परिभाषा को अलग कर दिया गया था, इसलिए हुआ। या उस समय सरकार ने गलत आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह किया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। जब सरकार ने गरीबी मेजरमेंट किया तो उन्होंने केवल कुछ पैमाना ही रखा, लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने नई गरीबी रेखा बनाई और नई गरीबी रेखा के अंतर्गत 2-3 वेरिएबल नए शामिल किए, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मेजरमेंट किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा मेजरमेंट किया और जिसमें इन्होंने कैलोरी मेजरमेंट किया। अर्थात इनके मुख्य मेजरमेंट थे स्वास्थ्य, शिक्षा और कैलोरी, जिसके परिणाम स्वरूप और सेवाओं तक पहुंच, सर्विस तक पहुंच। तो यानी पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल और चौथा वेरिएबल, यानी 4 मुख्य वेरिएबल के आधार पर तेंदुलकर कमेटी ने अपनी गरीबी मेजरमेंट दिया, इसलिए अधिक गरीबी आई। जबकि इसके पहले जो हमारी गरीबी मेजरमेंट की गई थी वो केवल एक था, कैलोरी बेस पे। जब कैलोरी बेस पर था तो 27% गरीबी थी, लेकिन जब स्वास्थ्य, शिक्षा, कैलोरी और सेवाओं की पहुंच पर गरीबी को मेजरमेंट किया गया तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, तो हमें 37% गरीबी मिली। अर्थात जब स्वास्थ्य, शिक्षा को इंक्लूड कर देंगे तो ऑटोमेटिक गरीबी का मेजरमेंट, हमारा पैमाना बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोग जिनको कैलोरी में खाना तो मिलता था, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं थी, अर्थात उनको भी गरीबी मेजरमेंट के अंतर्गत रखा गया। सेकंड है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट कथन को आप बताइए कौन सा सत्य नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी। यदि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाएगी तो उससे हरदम इन्फ्लेशन हमको दिखाई पड़ेगा, पहला ऑप्शन। मुद्रा स्फीति तब तक होती है जब धन का मूल्य घटता है, दूसरा ऑप्शन। जब लागत में हुई वृद्धि को कवर करने के लिए कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे लागत मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी जब लागतें बढ़ती हैं तो उत्पादक उस लागत को कवर करने के लिए अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ा देते हैं, इसे हम लागत मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक डिफिनेशन बन जाती है। मुद्रास्फीति से देश के भीतर आय का पुनर्वितरण पर असर होता है। तो बताइए कौन सा कथन निम्न में से सत्य नहीं है? तो इसमें
आपको जो भी कथन है इसमें से ए स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। बिकॉज क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि जैसे प्रोफेसर फिशर ने तो कहा था कि अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा, अगर दुगुना मुद्रा की पूर्ति होगी, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। यदि आपके देश में संसाधन उपलब्ध है तो मुद्रा की पूर्ति मूल्य में वृद्धि नहीं करेगी, ये याद रखना। ये केवल थ्योरी, फिशर की थ्योरी तब अप्लाई होगी जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर होगी। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर होगी तभी ये थ्योरी काम करेगी। लेकिन अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज से पहले है तो मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ाएंगे, दुगुना करेंगे, तो मूल्य दुगुना नहीं होगा पूर्ण रोजगार स्थिति से पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एन.सी. सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसको डॉक्टर एन.सी. सक्सेना कमेटी कहते हैं। ये किसके लिए बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है बीपीएल जनगणना के लिए, यानी बीपीएल रेखा के नीचे काउंट करने के लिए, या गरीबी का आंकलन करने के लिए। किसके लिए ये एन.सी. सक्सेना कमेटी, डॉक्टर एन.सी. सक्सेना कमेटी बनाई गई थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है केवल ए कि केवल दो, कि ए और एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन केवल एक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एन.सी. सक्सेना के जो समिति बनाई गई थी वो बीपीएल की जनगणना के लिए बनाई गई थी, यानी बीपीएल पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 जो सूत्री कार्यक्रम चलते हैं, कार्यक्रम का पुनर्स्थापना कब हुआ? सूत्री कार्यक्रम का पुनर्स्थापना कब हुआ? 2005 में कि 2007 में कि 2008 में कि 2009 में? कब इसका हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2007 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा, ये मार्केट के फंड होते हैं, इस पर आप पैसा लगाते हैं, तो ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड की जो कमेटी होती है या म्यूचुअल फंड के लोग। तो इस पर कौन, ताकि आप रेगुलेट करता है ताकि इस पर कोई फ्रॉड या अदर एक्टिविटी ना हो? आरबीआई, दूसरा ऑप्शन सेबी, तीसरा ऑप्शन एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पर कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन टारगेट? राजकोषीय लाभ को हासिल करना, राजकोषीय घाटे को खत्म करना, या राजकोषीय घाटे को खत्म करना, या इनमें से कोई नहीं, यानी राजकोषीय लाभ, राजस्व घाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वित्तीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम का एकमात्र टारगेट होता है कि हम राजस्व घाटे को ज्यादा से ज्यादा कम करें या खत्म कर दें। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है, हमने देखा है गहन कृषि विकास कार्यक्रम, गहन कृषि IADP और सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अंतर है? यानी आपका IADP तथा CDP के बीच मुख्य अंतर क्या है? जबकि दोनों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से संबंधित है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन आपका CDP की मूल इकाई एक गांव थी, IADP की मूल इकाई एक तालुका थी। दूसरा ऑप्शन CDP एक सामान्य विकास कार्यक्रम था और IDP एक क्षेत्रीय विकास की योजना थी, यानी ये रीजनल डेवलपमेंट को करता, ये नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। CDP ने कोई ऋण और वित्तीय सहायता की कल्पना नहीं की, IADP की पास वित्तीय सहायता के लिए एक पैकेज था।
और अगला आपका ऑप्शन है सीडीपी क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित था, आईएडीपी सेवा दृष्टिकोण पर आधारित था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी है, अर्थात सीडीपी एक सामान्य विकास कार्यक्रम है, एक जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जबकि आईडीए एक क्षेत्रीय रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये आपको याद रखना होगा। नाउ भारत के समुद्री उत्पाद कौन कौन से होते हैं आप बताओ। समुद्री उत्पाद मछली, जिसमें झींगा मछली, ठीक है, मछली। आपके पास समुद्री उत्पाद में आप ये जो सबसे में मुख्य तो हमारे पास मछलियां हैं, लेकिन अदर कंट्री में और भी मैंने देखा है जीव जंतुओं को वो लोग समुद्री उत्पाद के तौर पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसे सी फूड्स के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा सी फूड्स, इसका कल्चर इन फॉरेन में बहुत ज्यादा है। भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन है, यानी समुद्री उत्पाद। हमारे यहाँ तो केवल मछलियां, मोस्टली मछलियां होती हैं, तो जो समुद्र से उत्पादन की जाने वाली मछलियां हैं या सी उत्पाद है, जो समुद्री उत्पाद है, वो भारत का कौन सा सबसे बड़ा बाजार है? यूएसए की यूरोपियन यूनियन की फ्रांस की जापान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन हमारा समुद्री उत्पाद सबसे अधिक लेता है। ये नहीं, समुद्र में उत्पादित समस्त वस्तुएं, ठीक है, उसका उत्पाद सबसे ज्यादा बड़ा बाजार कौन सा है? मैंने एक एग्जांपल दिया मछली का, और भी बहुत सी चीजें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है, यानी वो बजट का पार्ट नहीं माना जाएगा। बाकी तो फाइन, लेकिन वो बजट का पार्ट नहीं। जैसे परिणाम बजट, ओके, जेंडर बजट, लिंग बजट जिसको कहते हैं, कठोर बजट, ठीक है, रिजिड बजट, सकल बजटीय समर्थन। तो जब हम इन चारों को अध्ययन करते हैं तो कठोर बजट हमारे पास बजट शब्द में कहीं पर इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। बाकी जेंडर बजटिंग, परिणाम बजट, ठीक है, आपका सकल बजटीय समर्थन आदि आते हैं, बट कठोर बजट का कहीं चर्चा नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तरलता समायोजन सुविधा यानी एसएलआर कौन यूज करता है? बैंक। एसएलआर बैंक यूज करता है ना। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ये भी बैंक से इंटर रिलेटेड है। इनमें से कौन सा वित्तीय उपाय है, कौन सा फाइनेंशियल उपाय है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, 1 2 3। तो आपको क्लियर है कि पहला वाला तो बैंकिंग उपाय है, दूसरा वाला बैंकिंग उपाय यानी मॉनेटरी उपाय है, ये मौद्रिक उपाय, ये मौद्रिक उपाय, तो डिवैल्यूएशन एक बचा फाइनेंशियल उपाय, अर्थात सेकंड सही है, अर्थात केवल 2, अर्थात बी ऑप्शन सही है। केवल अवमूल्यन पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, एसएलआर ये सब मौद्रिक नीति का पार्ट है, जबकि डिवैल्यूएशन आपका फाइनेंशियल मैटर है, जबकि ये आपका मॉनेटरी मैटर है, ये भी आपका मॉनेटरी मैटर है। ओके। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? ठीक है, हवाला लेन देन तो भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मतलब कि एक इनप्रॉपर, एक ऐसा तरीका जो एप्रोप्रिएट ना हो लेन देन का। तो फेरा के अंतर्गत कि फेमा के अंतर्गत कि FRBM के अंतर्गत कि AFSPA के अंतर्गत, तो इट इज आल्सो आपका जो किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो ये फेमा के अंतर्गत बंद है, और फेमा जब से लागू किया गया हवाला लेन देन पे कड़ी निगरानी रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर ओपन किया गया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र में, जैसे आपका कोई विशेष क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को SEZ के अंतर्गत और अधिक सुविधाएं या सहायता हेल्प की जाती है, ताकि वो क्षेत्र निर्यात संवर्धन में आगे आए। निर्यात, जैसे मान लीजिए कहीं बासमती चावल ज्यादा हो रहा है तो उसको SEZ क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाता है,
तो सरकार उसको स्पेशल पैकेज देती है ताकि आप बासमती चावल उगाओ और उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात करो। तो इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते थे। सबसे पहले कहाँ खोला गया था? अहमदाबाद में कि सूरत में कि इंदौर में कि जयपुर में? तो इसे सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो सबसे पहले कहां पर खोला गया? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले कहां खोला गया? अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर में सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन किया गया। नेक्स्ट है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ग्राम अनाज बैंक योजना। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन सा मंत्रालय द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कि ग्राम अनाज बैंक द्वारा या जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा? तो ये आपका है सी ऑप्शन, 13 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात ग्राम अनाज बैंक योजना जो है वो ग्राम अनाज बैंक योजना जो आपका है ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कृषि, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग, ओके, कॉटेज और गांव के उद्योग, ओके, शहरी हस्तशिल्प उद्योग, ओके। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना भी 12 जुलाई 1982 को हुई। उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए हुई है? अब आप बताओ, क्या नाबार्ड एग्रीकल्चर को लोन देता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को लोन देता है कि कॉटेज और गांव के उद्योगों को लोन देता है कि शहरी हस्तशिल्प उद्योग को लोन देता है? ऑप्शन ए करेक्ट कि ए और 2 करेक्ट, मतलब बी की सी की डी? ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 2 3। अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नाबार्ड लोन देता है, छोटे पैमाने के उद्योगों को लोन देता है, कॉटेज और गांव के उद्योगों को लोन देता है, अर्थात तीनों को देता है, लेकिन शहरी हस्तशिल्प उद्योग को नहीं लोन देता। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में किस कमेटी की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर मर्ज कर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में? सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा, राधाकृष्णन समिति द्वारा, YSP थोरात समिति द्वारा या उषा थोरात समिति द्वारा? किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका राधाकृष्ण समिति द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन है किसकी आय पर निर्भर करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी, देखिए आपके देश में जो गरीबी रेखा है वो क्या होती है, वो कहां पर निर्धारित करती है, उसका मेजरमेंट क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर अलग हो जाता है। पहला 2004 की क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP पर $1 प्रतिदिन यदि आपके पास इनकम अर्निंग या एक्सपेंडिचर नहीं है तो आप गरीबी रेखा के नीचे आओगे। 2005 की क्रय शक्ति क्षमता में जिसमें $1.25 प्रतिदिन यदि आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे आओगे। सी है 2007 की क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। आपको होमवर्क है, परचेजिंग पावर पैरिटी किसने दिया? परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने दिया था। कब? 1920 में, याद रखना, गुस्ताव कैसल ने। किस दो देशों के बीच विनिमय दर का निर्धारण क्रय शक्ति क्षमता करती है, ठीक है। तो वही क्रय शक्ति क्षमता 2007 की क्रय शक्ति क्षमता या $1 प्रतिदिन आपका इनकम जनरेट हो या 2008 की क्रय शक्ति क्षमता जिसमें 1.25 प्रतिदिन हो। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन किस पर, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके देश में गरीबी का निर्धारण होता है वो किस बेस पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 2005 की क्रय शक्ति क्षमता नियम, ठीक है।
2005 की क्रय शक्ति समता नियम PPP एंड यदि कोई व्यक्ति एक दिन में $1.25 नहीं अर्न करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। इसके पूर्व ये मेजरमेंट चल रहा था, इसके जस्ट पहले $1 कोई व्यक्ति यदि एक दिन में नहीं कमा सकता तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 2005 की क्रय शक्ति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय गरीबी का मेजरमेंट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति $1.25 पर डे नहीं कमाता तो वो गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में डॉलर रुपए विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? जो भारत में डॉलर रुपए विनिमय दर है, यानी $1 बराबर कितने रुपये, ये विनिमय दर किस बेस पर निर्धारित की जाती है? ठीक है, भारत में अभी इस समय नहीं आप कहते हो कि $1 भारत में 72 रुपए का चल रहा है, तो ये जो विनिमय दर का निर्धारण हुआ किस बेस पे हुआ? इसको सरकारी नियंत्रण के द्वारा या मांग तथा पूर्ति संतुलन के द्वारा या आरबीआई की मौद्रिक नीति के द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन सही? केवल एक, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद रखिए, भारत में डॉलर तथा रुपए के बीच विनिमय दर जो होती है वो वास्तव में डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होती है, यानी केवल 2 ऑप्शन इज द करेक्ट, और 2 है बी में, अर्थात केवल बी ऑप्शन सही है। भारत में एक्सचेंज रेट का निर्धारण ना तो गवर्नमेंट करती है और ना ही आरबीआई करती है, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई की पावर द्वारा मार्केट मैकेनिज्म विनिमय दर का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पर्यटन से उत्पन्न आय, जो हम कहते हैं ना टूरिज्म से उत्पन्न इनकम, यानी नेशनल इनकम का पार्ट होगा, को निम्नलिखित में से किस में रखा जाएगा? टूरिज्म से उत्पन्न आय को किस में रखा जाएगा? अदृश्य आयात में, अदृश्य निर्यात में, दृश्य आयात में, दृश्य निर्यात में? अब बताइए किस में रखा जाएगा? अदृश्य निर्यात। क्यों? पर्यटन एक सेवा है, पर्यटन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे पेन का मैं है, ये पेन का एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो ये दृश्य मेरा आयात या निर्यात है। और जो आपका पर्यटन है ये एक प्रकार की सेवा है जो दिखाई नहीं पड़ती है, परिणाम स्वरूप इसे हम अदृश्य निर्यात के अंतर्गत रखेंगे, अर्थात बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 19 क्वेश्चन नंबर, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया था? खाद्य कूपन जारी कर देना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। किसने कहा था कि खाद्य कूपन जारी कर दो और लोगों को खाद्य कूपन बांट दो, जिसके पास कूपन होगा उसको मिलेगा, तो इससे अर्थव्यवस्था में करप्शन खत्म हो जाएगा। सिंह रंगराजन ने कहा कि बी सुब्बा राव ने कहा कि नंदन निकलानी ने कहा कि कौशिक बसु ने। खाद्य कूपन बांटने की बात प्रोफेसर कौशिक बसु ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? व्हेन जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश 2002 में, 4 में, 5 में या 7 में? कब इसका निर्धारण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2005 में राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई। तो ये आज के हमारे कुछ सिलेक्ट प्रश्न थे। हमको उम्मीद है कि हमने इसका उत्तर व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपके कोई फिर भी प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा। सो मच, थैंक यू।